और वेरी गुड इवनिंग ऑल। हम लोग एनसीईआरटी पर क्लास 9th की एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी के साथ शुरू करने वाले हैं। लेकिन इसके पहले कुछ आंसर जो आप लोगों ने लिख करके भेजे हुए हैं उन आंसर्स पर पहले नज़र डाल लेते हैं और इसके बाद जो है हम लोग आगे जो है शुरुआत करेंगे। क्या है तो आइए पहले आंसर देख लेते हैं। हमारे सामने सबसे पहले जो है परवेज का आंसर भी पड़ा हुआ है, अनिका का आंसर भी आ गया है। तो अनिका से शुरू करते हैं, फिर परवेज का आंसर ले लेंगे। मुकेश सेव एच आंसर अनिका। ये तुमने पीडीएफ ही भेजा है ना अनिका? यस सर, पीडीएफ ही भेजा मैंने। पीडीएफ ओपन क्यों नहीं हो रही है ये? Okay. अब ये बेटा इसको सही कैसे किया जाएगा आप ही बताओ। ये तो पढ़ने में नहीं आएगा ना, और इसको सीधा करने का कोई ऑप्शन भी नहीं है। सर ये मैंने भी बहुत ट्राई किया था पीडीएफ बनाते हुए, ये सीधा ही नहीं हो रहा है। तो बार बार मैंने फोटो क्लिक किया, फिर मैं इसको पीडीएफ बना रही थी तो सीधा ही नहीं हो रहा तुम था। फोटो भेज दो, मैं फोटो चेक कर लूंगा। ठीक है सर। ठीक है ना, क्योंकि पीडीएफ तो पढ़ने में आ नहीं रहा। तुम फोटो भेज दो तो फोटो मैं चेक कर देता हूँ। सर बोलो। टेलीग्राम पर ही भेज दो सर। हाँ, टेलीग्राम पे भेज दो। ठीक है सर, ओके। अब जैसे ये जो है आंसर मैं ले रहा हूँ, परवेज का लिखा हुआ है। क्या सोशल मीडिया अपने अंतर्निहित रूप में एक स्वार्थ परायण माध्यम है? ये अभी चेक नहीं करूंगा परवेज, इसको रुक जाओ, इसके लिए अलग से मैं क्लास लूंगा। ये यहां पर एस्से का टॉपिक नहीं लूंगा, ठीक है ना? तो चलिए एंटायर स्क्रीन शो कर देते हैं आप लोगों के लिए। ओके, तो हम लोग क्लास 9th की एनसीईआरटी से शुरू करने वाले हैं और क्लास 9th की एनसीईआरटी में जो पहला टॉपिक हम लेंगे वह है नागरिक। क्या नहीं शो कर रहा भाई? यस, सब कुछ तो सही है, फिर ऐसे क्यों शो कर रहा है? तो आप लोगों को मिला नागरिक? इसमें जो पहला चैप्टर है वह है समाज और नागरिक। तो समाज और नागरिक को, ये सबसे पहले समाज को परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए यहीं से शुरू करते हैं कि समाज क्या है। हेलो। हाँ बोलो।
सर बोले एनसीईआरटी क्लास 9 ना। हाँ, क्लास एनसीईआरटी 9। सर उसमें अलग दिया गया है। ओल्ड एनसीईआरटी। हाँ सर, उसमें संविधान का यार मैं सच में बताऊं, जितना तंग जो है परवेश तुम करते हो पूरी क्लास के दौरान। हेलो। हाँ, तुम्हारे में क्या सर लिखा उसमें हुआ? संविधान का निर्माण बताया गया है। क्लास 9th में यस सर। ओल्ड यस सर। एनसीईआरटी में। यस सर, ओल्ड एनसीईआरटी में। आपको फोटो भेज रहा हूँ मैं, स्क्रीनशॉट करके। सबके पास यही है या अलग अलग है? सभी लोग अपना अपना बता दें। पॉलिटी का पॉलिटी का ना सर? हाँ, नागरिक शास्त्र की पाठ्य पुस्तक है ये। इसमें तो संविधान का निर्माण से शुरू है सर। फोटो भी भेजी है सर मैंने आपको। क्या है? ये ओल्ड एनसीईआरटी नहीं है, न्यू एनसीईआरटी है। सर न्यू एनसीईआरटी की पढ़ाई सर, ओल्ड एनसीईआरटी के लायक तो मटेरियल बाहर से मिल जाता है सर, लेकिन समझना थोड़ा न्यू एनसीईआरटी को ज्यादा सही रहेगा। नहीं बेटा, दोनों की अलग अलग आवश्यकताएं हैं। चलो मैं यहाँ पर नोट्स बनवा के लिखवा रहा हूँ, मैं नोट्स शेयर कर दूंगा, ठीक है? जरूरत है लेकिन। और अनिका तुम्हारा मैं बाद में चेक कर दूंगा। चलेगा? ये ओल्ड एनसीईआरटी है जो मैंने स्क्रीनशॉट भेजा, वो ओल्ड एनसीईआरटी का है। क्या बोल रहे हो परवेज? जो आपको स्क्रीनशॉट भेजा ना, वो ओल्ड एनसीईआरटी का है। नहीं, तुम्हारे पास बुक नहीं है इसलिए कंफ्यूज करा रहे हो। बुक लेकर के बैठो, बात करो, तब समझ में आएगी तुम्हें, है ना? बिना मतलब में परेशान नहीं करो। चलो, जो है मैं इसका जो है तुम लोग के साथ जो है शेयर कर दूंगा। ये हम लोग का पहला चैप्टर जो है क्लास 9th और क्लास 10th की एनसीईआरटी, ये दोनों जो है एक ही में शामिल करके मिलेगी। और ये नागरिक शास्त्र के नाम से तुम्हें मिलेगी। किस नाम से मिलेगी? ओल्ड एनसीईआरटी हमेशा नागरिक शास्त्र के नाम से आएगी। और जो तुमने अभी मुझे भेजा है, इसका नाम है भारत संविधान और सरकार। भारत संविधान और सरकार। आवश्यकता पड़ने पर मैं पीडीएफ आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है? इसमें सबसे पहले जिस तर्क को ये लेने की कोशिश कर रहे हैं वह क्या है? वह यह है कि समाज क्या है। समाज क्या है? तो ये कहते हैं कि व्यक्ति और समाज के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। हम ये मान करके चलते हैं कि एक से अधिक व्यक्तियों का मिलने से समाज बनेगा। ये मोटी अवधारणा हम लेकर के चल सकते हैं। एक से अधिक व्यक्ति आपस में मिलकर के समाज बनाएंगे।
या एक से अधिक व्यक्ति, सीधे सीधे लिखिए कि समाज बन जाते हैं। अब क्या एक से अधिक व्यक्ति समाज बना देंगे? तो नहीं। अगर एक से अधिक व्यक्ति, आप एक पूरब मुंह करके खड़ा है, एक पश्चिम मुंह करके खड़ा है, एक उत्तर एक दक्षिण, तो जाहिर सी बात है कि यह समाज का निर्माण नहीं करते हैं। तो फिर कब कहेंगे? जैसे कि रेलवे के डिब्बे में आप जा रहे हैं, रेलवे के डिब्बे में बहुत सारे लोग एक साथ हैं, कई व्यक्ति एक साथ हैं, क्या वो कई व्यक्ति समाज का निर्माण कर देते हैं? तो कहते हैं कि नहीं, ये सभी लोग जो है समाज का निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो आवश्यकता है क्या कि ये जो एक से अधिक व्यक्ति हैं, ये लंबे समय तक, यहां पर इन्होंने जो शब्द प्रयोग किया है कि दीर्घ काल तक एक साथ रहें, दीर्घ काल तक साथ साथ अगर रहें, तभी यह समाज का निर्माण करते हैं। और सिर्फ साथ रहें ही नहीं, बल्कि और भी एक कंडीशन जोड़ा जाए कि उनके हित आपस में जुड़े हों, यानी कि सामान्य हित हों, उनके आपस में एक दूसरे के हित से ये जुड़ते हों, और इसके अलावा वे सामान्य ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के भागीदारी हों। तो यहां पर लिखिए कि सामान्य सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत के भागीदार हों। तो कई सारी शर्त मिलनी चाहिए, यानी कि उनकी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत एक साथ जुड़ी हो, भागीदार हो, एक शर्त ये भी जुड़ती हैं। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ एक शर्त और जोड़ने के लिए आपसे कहा जाएगा, और वह शर्त क्या है कि सामान्य परंपराओं और रीति रिवाजों का सामान्य परंपराओं और रीति रिवाजों का ये लोग अनुपालन करते हों। अगर ऐसी स्थिति दिखाई देगी तब आप ये मानिएगा। तो यहां पर कितने सारे शर्तों के बारे में हमने बात कर ली। हमने बात किया कि व्यक्ति तभी समाज का रूप लेंगे जब एक से अधिक व्यक्ति हों, और एक से अधिक व्यक्ति दीर्घ काल तक आपस में साथ में रह रहे हों, एक साथ रह रहे हों, इनके हित सामान्य हों, सामान्य सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत के ये भागीदार हों, सामान्य परंपराओं और रीति रिवाजों का अनुपालन करते हों। इसके अलावा भी अगर आप जानना चाहिए तो उनके जीवन के मौलिक दशा, रहन सहन, पहनावा, खान पान, विचार तथा पारस्परिक व्यवहार में भी समानता हो। तो अब आप ये कह सकते हैं कि जिनकी संस्कृतियां सामान्य हों या समान रूप से एक दूसरे से जुड़ी हुई हों, समान परंपराओं और रीति रिवाज अगर जिनके होंगे, तो जाहिर सी बात है कि उनका खान पान, रहन सहन, कपड़े लत्ते सब जो है आपस में मैच करेंगे। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि सभी लोग पीला रंग का कपड़ा ही पहन करके निकल जाएं, या सभी लोग जो है कुर्ता ही पहन करके निकल जाएं। मतलब ये है कि एक तरह की जो है कपड़े पहनने की परंपरा एक जगह, जैसे गुजरात में अगर आप देखिए तो वो धोती को जो है अपने घुटनों के नीचे लेकिन अपनी एड़ी के ऊपर बांधते हैं, लंबे कुर्ते पहनते हैं और सर पर जो है एक पगड़ी रखते हैं। इसके उलट अगर आप उत्तर प्रदेश में आइए तो उत्तर प्रदेश में धोती जो है वो पूरी लंबाई की पहनी जाती है। यहाँ पर कुर्ते वगैरह जो होते हैं उसका जो है रंग रूप प्रकार जो होता है वो काफी भिन्न होता है। तो अलग अलग समाजों में पहनावे अलग अलग होते हैं। इसी तरह से आप एक साउथ इंडियन को देखिए तो उसके कपड़े, एक बंगाली को देखिए तो उसके कपड़े। अब जरूरी नहीं कि बंगाल में सभी लोग एक ही तरह के कपड़े पहनते हों,
यह जरूरी नहीं कि उत्तर प्रदेश में सभी लोग एक ही रंग की कपड़े पहनते हो, एक ही तरह का, लेकिन ये चीज है कि हाँ, समुदाय विशेष में या समाज विशेष में उसको बड़े पैमाने पर मान्यता और स्वीकृति हासिल होना चाहिए। तो ये समाज के लिए आवश्यक है कि वह जुड़े रहें। तो अगर हम कहें तो ये कह सकते हैं कि समाज जो है, अगर हम केवल पहली परिभाषा पर फिर से अगर आए तो हमारी परिभाषा कहां पर जाकर के अटकी थी? तो हमने कहा कि क्या एक से अधिक व्यक्ति समाज का निर्माण कर सकते हैं? तो आप यहां पर जो है एक लाइन बना सकते हैं कि समाज केवल व्यक्तियों का योग मात्र नहीं है कि 5-5-10 लोग यहां पर जमा है तो समाज बन गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि ये अगर आप लोग चाहेंगे तो इसे देखेंगे आप लोग, तो कहां पर आप लोग इसको जो है ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे में ये लाइन आप जो है एक आइडिया के तौर पर दे सकते हैं, या ये सीधे सीधे आपके एस्से का टॉपिक भी हो सकता है कि समाज केवल व्यक्तियों का योग मात्र नहीं है, इसको आपको डिफाइन करने के लिए कह दिया जाए। तो आपको जो है फिर ये पूरा का पूरा चैप्टर ज्ञात होना चाहिए कि इसमें क्या कहने की कोशिश की जा रही है। तो अगर समाज केवल व्यक्तियों का योग मात्र नहीं है तो समाज फिर है क्या है? वास्तव में समाज हम किसको कहेंगे? तो समाज से सामाजिक संबंधों का बोध होता है। आप इसको जो है लिखते जाइएगा। समाज वस्तुतः व्यक्तियों के मध्य का संयोग है। समाज क्या है? समाज सामाजिक संबंधों ये टॉपिक आपका कोई भी ऑप्शनल हो, चाहे आप ज्योग्राफी ऑप्शन लेकर के चल रहे हों, चाहे आप हिस्ट्री ऑप्शन लेकर के चल रहे हों, चाहे फिर आप जो है फिलॉसफी ऑप्शन लेकर के चल रहे हों, सोशियोलॉजी लेकर के चल रहे हों, ये चैप्टर हर एक जगह इक्वली इंपॉर्टेंट होगा। समाज व्यक्तियों को एक शरीर के अंग की तरह बांधता है। अंग को सावयव शब्द लिखिए। अंग, अवयव, अवयव का मतलब क्या होता है? पार्ट्स या ऑर्गन्स। तो यहां पर आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि अवयव शब्द का मतलब क्या होता है। अवयव शब्द का मतलब आप या तो पार्ट्स के तौर पर लेंगे या फिर आप ऑर्गन्स के तौर पर लेंगे। तो चूंकि इस बुक में सावयव शब्द का प्रयोग किया गया है, तो मैं सावयव शब्द के बजाय मैं इसके लिए अंग शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। तो जैसे एक शरीर में तमाम अंग बंधे हुए हैं, वैसे ही व्यक्ति, अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग अंग है, जबकि समाज वह पूरा का पूरा एक शरीर है। तो ये कहते हैं कि जो व्यक्तियों को सावयव समग्रता में बांधते हैं या शरीर के अंग के रूप में बांधते हैं। बांधते हैं। जब व्यक्ति एक दूसरे से खूब बढ़िया से परिचित हो जाता है
और जब परिचित होगा तो वो परस्पर क्रियाशील होंगे, यानी कि एक दूसरे के साथ वह क्रिया करने लगेंगे। कभी दोस्ती, कभी दुश्मनी, कभी प्यार, कभी नफरत, कभी लेन तो कभी देन, इस तरह की बहुत सारी क्रियाओं में वो बदते हैं। और जब मनुष्य एक दूसरे के साथ क्रियाशील होते हैं तो यहीं पर सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है। तो आप एक इस तरह से लाइन बना लीजिए कि सबसे पहले क्या होगा कि व्यक्ति होगा। व्यक्ति क्या होंगे? एक दूसरे से परिचित होंगे। व्यक्ति एक दूसरे से परिचित होंगे। ये स्टेप बाय स्टेप होता है धीरे धीरे किसी भी समाज में। एक दूसरे से परिचित होंगे, परिचित होंगे तो परस्पर क्रियाशील होंगे। यहीं पर आप जरा अपना दिमाग दौड़ाइएगा कि मान लीजिए कि भारत में पहले से जो है कुछ लोग रहते थे, फिर बाहर से कुछ लोग आए, चाहे वो शरण लेने के लिए आए, चाहे वो आक्रमण करने के लिए आए, और फिर धीरे धीरे जब शुरू में लोग आए होंगे तो एक दूसरे के प्रति लोगों ने जो है ऐसे देखा होगा जैसे ये कौन सा जुबा आ गया। फिर धीरे धीरे एक दूसरे से परिचय बना होगा। तो अब तक क्या था कि मान लीजिए कि कोई एक बाहरी आक्रमणकारी आया, चाहे शक को मान लीजिए, चाहे आप हूड़ को मान लीजिए, चाहे आप मुसलमानों को मान लीजिए, तो वो जब बाहर से आए होंगे तो क्या हुआ होगा कि ये एक बॉर्डर के रूप में रहा होगा कि इधर से कुछ लोग आए और यहाँ पर पहले से कुछ लोग थे। तो पहले ये दो अलग अलग समुदाय रहे होंगे, यह एक समुदाय रहा होगा और यह एक समुदाय रहा होगा। फिर धीरे धीरे ये दोनों लोग एक दूसरे को जानने लगे होंगे। जानने के बाद इनमें तमाम तरह की क्रियाएं हुई होंगी। जब क्रियाएं होंगी तो संबंध बनेगा। जब संबंध बनेगा तो एक मिला जुला समाज खड़ा हो गया। तो पहले व्यक्ति है, फिर एक दूसरे से परिचय पाता है। जब व्यक्ति एक दूसरे से परिचय पाता है तो वह परस्पर क्रियाशील हो जाएगा। परस्पर क्रियाशील होने से क्या होता है कि सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है। सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है। और ये जो परस्पर क्रियाएं हैं, ये यहां पर थोड़ा सा जो है ये भी डिफाइन कर दिया जाना चाहिए कि परस्पर क्रियाएं कौन कौन सी हो सकती हैं। ये परस्पर क्रियाएं आर्थिक भी हो सकती हैं। ये परस्पर क्रियाएं धार्मिक भी हो सकती हैं। ये परस्पर क्रियाएं सांस्कृतिक भी हो सकती हैं। और ये परस्पर क्रियाएं राजनैतिक भी हो सकती हैं। तो ये कई तरह की परस्पर क्रियाएं संभव हैं। ठीक है ना? तो ये कहते हैं कि कई प्रकार की परस्पर क्रियाएं हैं। और एक यहां पर आदि ले लीजिएगा सबका, वो बहुत जरूरी है। आदि मतलब अदरक होता है, तो आदि से जो है संबंधित होती है। इस प्रकार से प्रत्येक क्रिया जो होती है वह क्या कराती है? एक सामाजिक क्रिया। सामाजिक तो बना देगा ना बेटा ये। जैसा ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि एक दूसरे पर डिपेंडेंट बनाते हैं। और यही कारण है कि प्रत्येक समाज का अस्तित्व जो होता है वह पारस्परिक निर्भरता के जटिल संबंधों में निर्भर होता है। और यही आज के समाज की सबसे बड़ी, इस लाइन को लिखिए और इसके बाद इस लाइन को बहुत गौर से समझने की कोशिश करिएगा कि कितना गहरा दर्शन ये लाइन आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करता है। आप सभी लोग मौजूद हैं ना? कोई तो ऐसा तो नहीं है कि जो गायब है आप लोगों के बीच में से? ठीक है, चलिए, आज बहुत सारे लोगों के अभी तक ज्ञात नहीं है। तो यहां पर क्या कर रहे हैं कि यहां पर हम कर रहे हैं कि
प्रत्येक समाज का अस्तित्व, ये लाइन लीजिएगा कि प्रत्येक समाज का अस्तित्व पारस्परिक निर्भरता के जटिल संबंधों में निहित रहता है। तो अब अगर इस लाइन को आप पूरी तरह से समझने की कोशिश करिए कि प्रत्येक समाज का अस्तित्व पारस्परिक निर्भरता के जटिल संबंधों में निहित रहता है, लेकिन आप ये जो है जब नारे बुलंद करने लगते हैं कि कपड़े देख करके उपद्रवियों को पहचानिए, हम फलाने के दुकानों से या फलाना धर्म की दुकानों से हम सामान नहीं खरीदेंगे, अपने धर्म के लोगों को ज्यादा तवज्जो दीजिए आप व्यवसाय और नौकरियों में, तो आप क्या कर रहे हैं कि वह जो एक समाज में जितनी विविधता होगी, ये क्लास 6th 7th में भी हम लोगों ने बात की थी कि जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी होगी उतना ज्यादा जो है काम करना आसान होगा। मैं 1 मिनट का ब्रेक लूंगा थोड़ा सा, मैं अभी आप लोग के बीच में हाजिर हुआ। अच्छा, मैं वापस आ गया। तो मैं ये बता रहा था कि निर्भरता जितनी आप खत्म करेंगे या उसका दायरा जितना आप समेटने की कोशिश करेंगे उतना ही ज्यादा आपके समाज का नुकसान होता है। और देखिए, जब जब किसी समाज में आप संतुलन को स्थापित करते हैं, आप एक तरह के हार्मोनी को स्थापित करते हैं, तब तक समाज और ज्यादा बेहतर और ज्यादा विकसित होता है। लेकिन जैसे जैसे आप समाज को तोड़ने की कोशिश करते हैं, खत्म करने की कोशिश करते हैं, तो वहां की ना सिर्फ अर्थव्यवस्था गिरती है बल्कि एक समाज, एक राज्य के तौर पर उसके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह भी बहुत जल्दी लग जाता है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण अगर मैं आपको दूं तो एक मूवी बहुत पहले आई थी आम्रपाली के नाम से, कभी आप लोग के पास फुर्सत होगी तो आप लोग उससे जरूर देखिएगा। तो उस मूवी की खासियत क्या रही है? उस मूवी की खासियत ये रही है कि वह अजात शत्रु के जमाने की मूवी है, हर्यक वंश के जो अजात शत्रु हैं उस समय की ये मूवी है। और ये मूवी आपको किस युग में ले जाने की कोशिश करती है या क्या इसमें दिखाने की कोशिश की गई है, तो इसका जो ये है कि ये जो लिच्छवी गणराज्य रहा वैशाली, तो वैशाली के जो है गणराज्य के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ने की कोशिश करता है अजात शत्रु, लेकिन अजात शत्रु उस पर विजय नहीं पाता है।
और आम्रपाली को कथानक का माध्यम रख करके उसको जो है दिखाने की कोशिश की गई और ऐतिहासिक सत्य है ये। तो फिर वैशाली की नगर वधु। हाँ, वैशाली की नगर वधु आचार्य चतुर्सेन का जो है नॉवेल है, तो वो भी जो है इसी हमें कथानक। वो जिस जो बोलो बोलो। तो उसी से रिलेटेड है सर। हाँ, ये आम्रपाली जो आम्रपाली मूवी उसमें है, भी नाम है। हाँ नहीं, आम्रपाली जो मूवी है वह आचार्य चतुर्सेन की वैशाली की नगर वधु पर ही जो है केंद्रित है। लेकिन ऐतिहासिक फैक्ट के रूप में अगर हम देखें तो ये कहने की कोशिश क्या कर रहा है, इस मूवी का कुल मिलाकर के सीन ये था कि ये दिखाने की कोशिश करता है कि कैसे अजात शत्रु जब तक कि वैशाली का समाज एकजुट है तब तक वो उससे लड़ नहीं पाता है। ये महात्मा बुद्ध ही थे जिन्होंने कि इशारे में समझाने की कोशिश किया अजात शत्रु को कि वैशाली को कैसे जीता जाए। तो उन्होंने कहा कि जब इसकी आप एकता को तोड़ देंगे तो फिर इसे जीत सकते हैं। आज भारतीय समाज के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? आज भारतीय समाज की सबसे बड़ी चुनौती ये है कि एक सामाजिक जो ताना बाना था उसे छिन्न भिन्न कर दिया गया है। ये जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट बिल्कुल बनाने की कोशिश नहीं करूंगा मैं, इसे समझने के स्तर पर लीजिएगा और इतने आप लोग एडल्ट हैं कि आप समझ सकते हैं कि किस मोटिव से बोला जाता है क्या। तो उस मूवी में क्या मतलब भारत जोड़ो यात्रा को इतनी बड़ी सफलता क्यों मिल रही है कि कहीं ना कहीं लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं। मैं सीन देखता हूं कि मतलब कई किलोमीटर तक लोग जो है दिखाई देते हैं। इतनी बड़ी मतलब रैलियां मैंने कभी होते हुए देखी नहीं है। तो एक सफल जो है वो हो रही है और कहीं ना कहीं हर कोई महसूस कर रहा है कि समाज के तौर पर हम टूट रहे हैं। कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि जब भारत जुड़ा हुआ है तो आप भारत को फिर से क्यों जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो उन गधों को ये नहीं पता है। राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट जो है मैंने आप लोग के साथ जो है शेयर किया हुआ है और एक पॉलिटी के स्टूडेंट के तौर पर आप लोगों को वो राहुल गांधी का जो जवाब है वो बड़ा बढ़िया है। बहुत अच्छे से राहुल गांधी उसमें समझाने की कोशिश करते हैं। मतलब कि एक पॉलिटिशियन को हटा करके एक इंटेलेक्चुअल पर्सन के तौर पर अगर मैं राहुल गांधी के बारे में बात करूं तो इमेंस नॉलेज है उस बंदे के पास, जबरदस्त नॉलेज है। सिर्फ नॉलेज ही नहीं है, अपनी बात को सही ढंग से रखना जानते भी हैं। और उन्होंने कहा कि ये जब तक सभी लोग आपस में जुड़ेंगे, नेहरू की लिखी हुई एक या उनके भाषणों पर संकलित एक किताब है कि भारत माता कौन है, हु इज द मदर इंडिया। तो वो कहते हैं कि मदर इंडिया वो नहीं है जो कि कुछ हजार वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में जो है सिमटी हुई है। उन्होंने कहा कि यहाँ की नदियां, यहाँ के पहाड़, यहाँ के झील, यहाँ के ताल तलैया, यहाँ के पक्षी, यहाँ के जो है जानवर, यहाँ के लोग, यहाँ के पत्थर कंकर सब भारत माता है। बाद में इसी को अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ पर कहीं न कहीं कॉन्सेप्ट को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास से चुराते हैं। लेकिन बड़ा बढ़िया वाजपेयी जी लिखते हैं, कहते हैं कि कंकर भारत का कंकर कंकर गौरी शंकर है। अगर कंकर कंकर गौरी शंकर है तो यहां का रहने वाला हर बाशिंदा भी गौरी शंकर के समान जो है पूज्य होना चाहिए। कि आप कंकर कंकर को तो गौरी शंकर की तरफ पूजेंगे, लेकिन जो जिंदा इंसान है आप उनको जो है मारेंगे, गाली देंगे। और ये सभी वर्गों, सभी संप्रदायों के लिए मेरा कहना है, क्या आप समझिए कि समाज का एकजुट होना ही आपकी सफलता का श्रेय है। तो भारत माता कौन है, ये एक कोटेशन के तौर पर आप इस्तेमाल करिएगा। तो इसका जवाब देते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि यहां पर शामिल सभी लोग, जो 40 करोड़ की आबादी उस समय हुआ करती थी, कहते थे कि वो सब की सब भारत माता है। कहते थे कि नेहरू भी भारत माता है, ये जिन्ना भी भारत माता, ये भी भारत माता, वो भी भारत माता, सब भारत माता है। तो नेहरू सबको भारत माता बताते हैं। क्यों? क्योंकि नेहरू समाज को जोड़ने की बात करते हैं। आज सोशल मीडिया क्या कर रहा है, समाज को, आज की राजनीति क्या कर रही है, सत्ता के लालच में समाज को तोड़ रही है। समाज को तोड़ने का मतलब मैं पहले भी कह चुका हूं, राष्ट्र को तोड़ देना है।
आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। तो इसी बात को इस एक लाइन के माध्यम से अगर आप देखिए तो कितने ही शानदार तरीके से यहां पर समझाने की कोशिश की गई है। ये लाइन बहुत अच्छी लिखी है कि प्रत्येक समाज का अस्तित्व पारस्परिक निर्भरता के जटिल संबंधों पर निहित होता है या निर्भर करता है। तो ये बहुत आवश्यक है, इसको आप लोग जो है कोटेशन के तौर पर हमेशा याद रखिएगा। अगला खंड जो ये लेते हैं वो किस संदर्भ में लेते हैं? अगला लेते हैं नागरिक। अब नागरिक कौन है? तो ये कहते हैं कि नागरिक भी एक व्यक्ति है। नागरिक कौन है? व्यक्ति है। लेकिन कैसा व्यक्ति है? नागरिक ऐसा व्यक्ति है जो अपने देश में, कैसा व्यक्ति है? जो अपने देश में, ये नागरिक की डेफिनेशन आप लोग हमेशा याद रखिएगा। जब मैं प्योर पॉलिटी पढ़ाता हूं तो देखिए मैं इसी का जो है कोट आप लोग के सामने इस्तेमाल करता हूं, है ना। तो नागरिक वह है जो अपने देश में सभी प्रकार के अधिकारों का उपभोग करता है। यहां पर आप लिख दीजिए सभी अधिकारों का उपभोग करता है। इसीलिए सूरज जब तुम कह रहे थे ना कि मैं ओल्ड एनसीईआरटी छोड़ दूं, तो मेरा मन इस चीज पर कभी भी राजी नहीं हुआ। जहां छोड़ने वाली थी वहां छोड़ दिया था मैंने। तथा कर्तव्यों का निर्वाह करता है। यानी राज्य द्वारा प्रदत्त सभी अधिकारों और कर्तव्यों का भोगने वाला, उनको पूरा करने वाला ही व्यक्ति नागरिक है। अगर हमने ये मान लिया कि यह नागरिक है, यह हेलो, हाँ जी, right now I'm busy in class. Can you call me after 1 hour? Sure. तो ये कहते हैं कि अधिकारों का उपभोग करता है और यह कर्तव्यों का निर्वाह करता है। अब आपने जो है अगर पॉलिटी को बेसिक तौर पर भी पढ़ा होगा तो आपने ये पढ़ा होगा कि ऐसा नहीं कि अगर कोई विदेश से आया तो आप उसको जो है कुचल करके मार डालेंगे। उसके भी कुछ अधिकार होते हैं और वह किसी अन्य देश में रहता है तो वहां पर भी कुछ कर्तव्यों का पालन उसे करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि वह जो है नंगा होकर के नाचेगा या पैंट सर पर पहन करके घूमेगा बीच पर, ऐसा तो कर नहीं सकता। तो उस देश की जो संस्कृति है, उस देश की जो राज्य व्यवस्था है, उसका सम्मान उसे भी करना पड़ेगा, उसके भी कर्तव्य निर्धारित हैं। लेकिन राज्य जिन अधिकारों को की इजाजत देता है, राज्य जिन कर्तव्यों की अपेक्षा करता है, उनमें से सबके उपभोग वह विदेशी व्यक्ति नहीं करेगा। उनमें से सभी कर्तव्यों के निर्वाह के लिए वह बाध्य नहीं है। तो फिर इस तरह से जो नागरिक है, उस नागरिक की परिभाषा में आपको एक बात और जोड़नी होगी कि नागरिक, या मैं यहां से ले लेता हूं थोड़ा सा, तो यहीं से हम कहें कि नागरिक राज्य का पूर्ण सदस्य होता है। नागरिक राज्य या अपने समाज का पूर्ण सदस्य होता है। ये सेंटेंस कहा जाना और वह सभी अधिकारों का उपभोग करता है, सभी कर्तव्यों का निर्वाह करता है, यह दोनों बात एक ही है। दोनों अलग अलग बातें नहीं कही गई हैं। लेकिन आपको याद रखना होगा कि जब राजतंत्र शब्द था तो राजतंत्र शब्द में क्या था कि राजा जो है वह राज्य व्यवस्था के केंद्र में होता था और नागरिक उसके इर्द गिर्द होते थे। नागरिकों का कोई लेन देन नहीं होता था।
लेकिन लोकतांत्रिक समाज में नागरिकों तथा सरकार के बीच में एक लेन देन का संबंध होता है। यह बात मैंने पहले भी पढ़ाया है कि लोकतांत्रिक समाज में कैसी व्यवस्था होगी। अगर कोई एक समाज जो लोकतांत्रिक समाज है, तो लोकतांत्रिक समाज में और जो राजतंत्रात्मक समाज है, इन दोनों में एक अंतर है। क्या है कि इसमें केंद्र में कौन है, इसके केंद्र में कौन है, राजा या मुकुट है, और इसके केंद्र में कौन है, नागरिक है। तो अगर अभी आप टीवी पर देखिएगा तो टीवी पर एक बड़ी हाहाकार बहस चल रही है कि उदित राज नाम के व्यक्ति ने या कांग्रेस के एक नेता ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कुछ सवाल किया। तो जब उन्होंने द्रौपदी मुर्मू से सवाल किया तो पूरी की पूरी गोदी मीडिया जो है वह भरभरा करके, अरे देश का अपमान हो गया, देश का अपमान हो गया, ये जितने आपके अंजना ओम कश्यप हैं, ये आपके सुधीर चौधरी हैं, ये तमाम जो है धमाके फटाके हैं, ये एकदम से बिलबिला गए। जैसे कि ऐसे लगता है ना कि केंचुओं के झुंड में आपने अचानक से नमक डाल दिया हो, और जैसे केंचुए बिलबिला उठते हैं वैसे वो बिलबिला उठे, और वो कह रहे हैं कि राष्ट्रपति का अपमान हो गया, राष्ट्रपति का अपमान हो गया। वे बेहुदे जो हैं उनको आप बोलिए कि आप आईएएस मार्गदर्शक चैनल पर आशीष सर की क्लास करो, और वहां पर पता चलेगा कि नागरिक केंद्रीय भूमिका में है और वह देश के किसी भी पद से प्रश्न कर सकता है, वह उस पर उंगली उठा सकता है, यहां पर उंगली नहीं उठा सकता था। वास्तव में इसको और स्पष्ट मैं करूं तो हमें ये कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि नागरिक और राज्य या सरकार, आप दोनों में से जो भी शब्द प्रीफर करें, तो नागरिक, राज्य और सरकार के मध्य परस्पर एक तरह का लेन देन का संबंध होता है। यह बात मैंने पहले भी आप लोगों को बताई है पॉलिटी की क्लास में, जो लोग मुझसे पढ़ चुके हैं। तो एक लेन देन का संबंध होता है। यह लेन देन का संबंध कैसे होता है कि सरकारें अपने नागरिकों से, कि सरकार क्या चाहती है नागरिकों से, सरकार चाहती है कर्तव्य का पालन हो। या इसको उलट दीजिए थोड़ा सा, मैं और इसको जो है सही बना दूंगा। इसको ऐसे लिखिए कि नागरिक क्या करता है, नागरिक अपने कर्तव्य का पालन करता है। यह अपेक्षा होती है राज्य की, और बदले में सरकार को क्या करना पड़ता है, सरकार को अधिकार प्रदान करना होता है। सरकार इनको अधिकार देगी। हालांकि इसके अलावा नागरिक राज्य के प्रति टैक्स चुकाता है, जिसके जरिए कि 8,000 करोड़ का हवाई जहाज लेकर के लोग घूमें, बड़े बड़े जो है चीता पालें, लोग बुलबुल की सवारी करें, मोर पालें, संसद बनवाएं, जनता सड़क पर मरती रहे, उद्योगपतियों का जो है कर्जा माफ हो। अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा सरकार से नाराज हूं तो हाँ हूं, क्योंकि मैं लोकतांत्रिक समाज का व्यक्ति हूं। टैक्स होता है, और दूसरा सरकार के प्रति स्वामी भक्ति भी प्रदर्शित करनी होती है। सरकार का मतलब यहां पर राज्य से, सरकार का मतलब वो नहीं कि कोई व्यक्ति कि मेरी सरकार का दावा करे। और इसके बदले में सरकार जो है नागरिक को सिर्फ टैक्स ही नहीं देती है, टैक्स के साथ साथ वह विकास का माहौल भी देती है। और विकास का मतलब 5 सितारा होटल नहीं है, विकास का मतलब है अच्छी स्वास्थ्य सुविधा, अच्छी शिक्षा आदि, सांस लेने लायक हवा। और विकास का माहौल भी सभी नागरिकों को, केवल 1-2 उद्योगपतियों को नहीं। इसके अलावा
सरकार और क्या देती है? सरकार सुरक्षा का आश्वासन देती है। सुरक्षा का आश्वासन देती है। तो इस प्रकार से नागरिक और सरकार के मध्य एक संबंध जुड़ा होता है। ठीक है सर, ये स्वामी भक्ति सही शब्द होगा सर? राज्य के प्रति स्वामी भक्ति या जी सर। निष्ठा शब्द कर देते हैं। निष्ठा चलेगा सर। चलिए निष्ठा चला लीजिए, निष्ठा दे दीजिए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से सबकी समझ में आया? किसी को दिक्कत तो नहीं हुई समझने में? सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसी को कहते हैं सर? हाँ, एक तरह का सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी है, डेफिनेटली एक समझौता है दोनों के मध्य में। जी सर। अब इस बात को समझिएगा कि सभी नागरिकों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। राजनीतिक अधिकार का मतलब क्या है? राजनीतिक अधिकार का मतलब होता है कि एक व्यक्ति किसी राज्य या समाज का सदस्य है तो राज्य अथवा समाज होने का मतलब क्या है? राज्य अथवा समाज का होने का मतलब यह है कि आप वह एनवायरनमेंट पैदा करिए। राज्य अथवा समाज होने का मतलब है कि आप वह एनवायरनमेंट पैदा करिए जिसमें कि विकास के माहौल हो, डेवलपमेंट हो। इसके साथ ही राज्य अथवा समाज के होने का मतलब भी यह है कि आपके जितने भी पद हों वह सभी व्यक्तियों को उपलब्ध हो। राजनीतिक अधिकार में राज्य को उपलब्ध कराने होंगे। ये राज्य को एक्टिवली जाकर के, नागरिक की जिम्मेदारी नहीं कि जाकर के छीन ले। राज्य अगर सही पथ पर है तो नागरिकों को छीनने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। राज्य को कहना चाहिए कि सभी लोग चुनाव लड़ सके और सिर्फ जुबानी खर्च नहीं होना चाहिए, वह माहौल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक मुर्गा और एक क्वार्टर जो है विधायक बांटता रह जाए और राज्य चुपचाप तमाशा देखे और बाकियों के दिल में बात बैठ जाए कि जब तक आपके पास मुर्गा और पैसा बांटने की क्षमता नहीं है तब तक आप चुनाव नहीं लड़ सकते। इसके अलावा वोट देने का अधिकार, किसी भी तरह के शोषण के विरोध का जो अधिकार है वह लोगों के पास होना चाहिए। ये लोगों के राजनीतिक अधिकार होते हैं, पॉलिटिकल राइट्स होते हैं। पॉलिटिकल राइट्स को अगर परिभाषित करना हो कि राजनीतिक अधिकार को परिभाषित कैसे करेंगे, तो राजनीतिक अधिकार को परिभाषित करने के लिए आप कह सकते हैं कि राजनीतिक अधिकार वे अधिकार हैं जो किसी भी व्यक्ति को अपने राज्य अथवा समाज का पूर्ण सदस्य बना देते हैं। अब इस कॉमन सेंस को लेकर के अप्लाई करके देख लीजिए कि कौन से अधिकार आवश्यक हैं और कौन से अधिकार आवश्यक नहीं हैं। यदि कोई व्यक्ति देश के कानूनों द्वारा शासित होता है, अगर देश का कानून ये चाहता है कि वह मुझ पर शासन करे, तो यह देश की जिम्मेदारी बनती है, यह सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह मुझे किसी भी प्रकार के राजनीतिक अधिकारों से वंचित ना रखे। अगर मेरे एक भी राजनीतिक अधिकार से मैं वंचित रखा जाता हूं और व्यवहारिक तौर पर, सिर्फ सैद्धांतिक तौर पर नहीं, तो इसका मतलब यह है कि राज्य फेल्ड है। जो राज्य लोकतांत्रिक नहीं है वहां के निवासियों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते। अब क्या अकबर के जमाने में लोगों को राजनीति में पार्टिसिपेट करने का खुली छूट हुआ करती थी? नहीं हुआ करती थी। चीन में है क्या? नहीं है। तो इसीलिए चीन के समाज को लोकतांत्रिक समाज हम नहीं मानते हैं। तो यहां पर जो है मूल मुद्दा क्या होगा कि अगर आप एक समाज को, एक राष्ट्र को, एक राज्य को लोकतांत्रिक समाज, लोकतांत्रिक राज्य कहते हैं, तो वहां के लोगों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। और जहां पर राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं है वहां पर लोकतांत्रिक समाज नहीं है। वहां की सरकारें प्रजा से, अब देखिए एक चीज और यहीं पर बड़ा महत्वपूर्ण है कि जो हम लोग पीछे बात कर रहे थे, अंतर, कि जब ये आपका राजतंत्र होता है तो राजतंत्र में नागरिक शब्द का प्रयोग कम होता है। यहां पर नागरिक शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। यहां पर किसका प्रयोग किया जाता है? प्रजा।
और जब लोकतांत्रिक समाज होता है तो यहां पर प्रजा शब्द का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि किसका प्रयोग होता है? नागरिक का। तो नागरिक को क्या लिखेंगे आप? नागरिक को आप इंग्लिश में लिखेंगे सिटीजन, और प्रजा को आप लिखेंगे सब्जेक्ट लिखेंगे। ये पीछे से एक बैकग्राउंड म्यूजिक आ रही है लगातार, मुझे ये लग रहा है कि जैसे कि किसी ने जो है चैनल ऑन करके छोड़ दिया हो, या इलेक्ट्रॉनिक टीवी पर कोई बहस चल रही होगी। मुझे लग रहा है कि वही उदित राज का जो स्टेटमेंट आया है द्रौपदी मुर्मू का, उसके खिलाफ मुझे लग रहा है कि टीवी में ये बहस चल रही है अगल बगल। आवाज आ रही है आप लोगों को भी टीवी डिबेट की? बोलो परवेश। यस सर, आ रही है आवाज। लग रहा है ना टीवी की डिबेट चल रही है, प्रवक्ता लोग बैठ के बात कर रहे हैं। यस सर, यस सर। अब यहीं पर ये समझिएगा कि राजतंत्रात्मक समाज में प्रजा होती थी, प्रजा जो कि राजा के लिए होती थी। वहीं पर लोकतांत्रिक समाज में प्रजा न होकर के नागरिक होती है, और नागरिक राजा के लिए नहीं होती है, बल्कि राजा नागरिक के लिए होता है। ये दोनों के बीच का अंतर है। और राजतंत्रात्मक समाजों में राजा प्रजा से यह उम्मीद करता था कि वह करों का भुगतान करे, कानूनों का पालन करे, और सरकार जो भी चाहे वह कार्य करे, और प्रजा हर हाल में जो है उसका सम्मान करे। यानी कि कुल मिलाकर के प्रजा शासक का विरोध नहीं कर सकती, उनके कार्य के बारे में सवाल जवाब नहीं कर सकती। तो यहां पर क्या हो गया है कि राजतंत्र है तो सवाल जवाब नहीं होगा। ठीक है, यहां पर सवाल जवाब नहीं होगा। लेकिन लोकतांत्रिक समाज की यह विशिष्टता होती है कि यहां सवाल जवाब हर हाल में होगा ही होगा। इसकी विशिष्टता है। अगर सवाल जवाब नहीं है तो फिर इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो सवाल जवाब इसकी जो है विशिष्टता है लोकतांत्रिक समाजों की। या इस तरफ से कहें तो राजतंत्रात्मक समाज में जो राजनीति होती है एक तरफा होती है, और राजा लोगों से कहता है या राज्य लोगों से कहता है कि क्या करिए और क्या ना करिए। लेकिन इसको उलट दीजिए, आप इसको उलट करके आइए तो जो आपका लोकतांत्रिक समाज होता है, लोकतांत्रिक समाज में ये नहीं कहा जा सकता कि आप क्या करिए या ना करिए। लोकतांत्रिक समाज में चयन का विकल्प होता है। लोकतंत्र के लिए मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि चयन का होना, चयन के लिए विकल्पों का होना आवश्यक है। राजतंत्र में चयन का विकल्प नहीं होता था। जब सोशल मीडिया लगातार गाली गलौज करके या गोदी मीडिया गाली गलौज करके, जैसे मेरे बगल में आप लोग को आवाज आ रही होगी कि लगातार प्रवक्ता लोग चिल्ला रहे हैं, एंकर चिल्ला रहा है, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये क्या कर रहे हैं कि यह उस विकल्प को समाप्त कर देना चाहते हैं। और जब विकल्प समाप्त होते हैं तो लोकतंत्र समाप्त होता है। अब जरा और आगे बढ़ने की कोशिश करें तो ऐतिहासिक दृष्टि से अगर मैं देखूं तो नागरिक शब्द जो है आया कहां से है? तो जब तक राजतंत्र था, राजतंत्र जब तक था तब तक नागरिक नहीं था। राजतंत्र था तो नागरिक नहीं था। नागरिक आया कहां से? तो यहीं पर समझिएगा कि नागरिक का उदय कब से होता है? लोकतंत्र के उदय के साथ। ये कहां से आपको मिलना शुरू होता है? लोकतंत्र के।
और लोकतांत्रिक सरकार की मांग आधुनिक युग में सबसे पहले इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका जैसे राज्यों में उठी, जब वहां पर राजतंत्र के विरुद्ध जो है आंदोलन हुए हैं। लोकतंत्र के आदर्शों ने लोगों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने को प्रेरित किया। लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक नागरिक को उसके राजनीतिक अधिकार दिए गए। किसी व्यक्ति को नागरिक तभी कहा जा सकता है जब उससे संबंधित निर्णयों में भागीदारी करने जैसे राजनीतिक अधिकार मिले हों। यह शब्द मैंने पहले भी बोला था कि राजनीतिक अधिकार का मतलब क्या है कि राजनीति में राजनीतिक अधिकार को अगर मैं एक वर्ड में, एक जो है सेंटेंस में डिफाइन करूं सबसे छोटे रूप में, तो राजनीतिक अधिकार क्या है? राजनीति में भाग लेने का अधिकार। और राजनीति में भाग लेने का अधिकार दोनों तरीके से आता है। कौन से दो तरीके हैं? एक तरीका है राजनीति में भाग लेने का अधिकार और वह है वोट देने का अधिकार, मतदान का अधिकार। ये लोग वॉल्यूम कम नहीं कर सकते हैं, टीवी इतनी जोर से ऑन करके रखते, बताइए। वोट देने का अधिकार। और दूसरा कौन सा है? दूसरे को हम कहते हैं चुनाव लड़ने का अधिकार। So, if I have to describe the political rights, then I can say that the political right is nothing but participation in the politics. The right to participation in the politics. And how we can participate in the politics? By voting, by contesting the election. चुनाव लड़ने का अधिकार। तो ये दोनों ही तरीके जो है इसमें शामिल हो जाते हैं। और ये भी बड़ी खास बात है कि लोकतंत्र को जनता ने लड़कर के ही लिया है और लोकतंत्र को सुरक्षित भी जनता को जागरूक रह करके करना होगा। तो 1789 का जो फ्रांस की क्रांति रही है, एक मिनट, कुछ मेरे घर में भी शोर हो गया, लगता है कि टीवी देख करके एक्साइटेड हो गए सब। मेरी बेटी ने जो है साउथ इंडिया की कोई मूवी में VFX का इस्तेमाल देख करके जो है कुछ ज़्यादा ही जो है उसको मजा आ रहा है कि बताइए, इससे अच्छा तो मेरा टॉम एंड जेरी का कार्टून चलता है जितना ये लोग VFX इस्तेमाल करते हैं। आदि पुरुष, आदि पुरुष क्या, सब एक ही भाव में है यार, आदि पुरुष को क्यों करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग चर्चा क्या कर रहे थे कि ये जो वोट राइट है, तो लोकतंत्र का अधिकार मिला कैसे आपको? राज्य के विरुद्ध लड़ करके। लोकतंत्र सुरक्षित कैसे रहेगा? राज्य के विरुद्ध लड़ करके।
तो जो लोग सरकार से सवाल करते हैं, प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, वे लोग लोकतांत्रिक हैं, वे लोग राष्ट्र के जो है दोस्त होते हैं, वह लोग राज्य के प्रति वफादार होते हैं। और जो लोग सवाल से घबरा जा रहे हैं, वे लोग राज्य के विरुद्ध होते हैं। नागरिक शब्द अगर कहा जाए तो यह बहुत अच्छा इन्होंने यहां पर लिखा हुआ है। आई मस्ट एप्रिसिएट द एनसीईआरटी। थोड़ा बर्दाश्त करिएगा आप लोग आज। नागरिक शब्द ये कहां से प्रयोग में आया हुआ है? 1789 की क्रांति के बाद। 1789 की क्रांति के बाद लोकप्रिय हुआ और इसके बाद ही अगर आप देखिए तो ब्रिटेन की महारानी के लिए जो उनकी जनता थी, वह सब्जेक्ट थी, प्रजा थी, उसके लिए नागरिक शब्द का प्रयोग आधिकारिक तौर पर कभी भी नहीं होता है, लेकिन लोकतांत्रिक समाजों में ही इसका प्रयोग होता है। और बाद में जहां जहां पर लोकतांत्रिक सरकारें बनी, उन सभी जगहों पर नागरिक शब्द का उल्लेख हुआ और लोकतांत्रिक समाज में लोगों को नागरिक समझा जाना यह सामान्य परिकल्पना हो गई। शासन की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी करके नागरिक सरकार से अपना संबंध स्थापित करते हैं। तो ये आप समझिएगा शासन की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी ही आपको क्या करती है? आपको सरकार से संबंध स्थापित कराती है। और यह महत्वपूर्ण है कि नागरिक समाज जब होता है तो वह केवल जो है सरकार के आदेशों का पालन नहीं करता है, सरकार का विरोध भी करता है और सरकार को भी इनकी बात सुननी पड़ती है। नागरिकों को अपने विचार स्वतंत्रता पूर्वक व्यक्त करने, अपनी राय देने तथा देश की राजनीति में भागीदारी करने का अधिकार होता है। लोकतंत्र में साधारण से साधारण व्यक्ति को भी राजनीति से परे नहीं रखा जा सकता है। एक अच्छा नागरिक अधिकार और कर्तव्य दोनों के प्रति जागरूक रहता है। नागरिक को कानूनों का पालन करना चाहिए जो विधायकों द्वारा बनाया जाता है। नागरिकों को कर चुकाना चाहिए। यह कार्य सरकार के प्रति नागरिकों के कर्तव्य हैं। तो नागरिक का कर्तव्य जो होता है वो दो स्तर पर होता है। यहां पर इन्होंने जो है इसको डिफाइन किया है कि नागरिक का जो कर्तव्य है उसके दो स्तर हैं। नागरिक के कर्तव्य दो स्तर पर हैं। पहला सरकार के प्रति और दूसरा अन्य नागरिकों के प्रति। लेकिन आज की क्लास को मैं यहीं पर छोड़ दूंगा क्योंकि आप में से ज्यादातर लोगों को जो है चूंकि टाइमिंग वगैरह के बारे में पता नहीं थी, ज्यादातर स्टूडेंट्स आज कंफ्यूज हैं, तो बहुत अधिक अगर मैं पढ़ा दूंगा तो उनका नुकसान होगा। तो कल से 5:30 बजे जो है हम लोग रेगुलर जो है क्लास करते रहेंगे और फिलॉसफी की क्लास